साथियों, कारकत्वों की श्रृंखला में जो कि हमने चैप्टर 148 से शुरू की थी, उसमें आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के कारकत्वों की। यूं तो कुंडली में सभी भाव अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन सप्तम भाव एक विशेष स्थान रखता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण भाव तो है लग्न, क्योंकि लग्न से ही हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। तो लग्न तो विशेष महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि जब लग्न ही नहीं हो, जन्म ही नहीं हो, तो यात्रा होगी ही नहीं। तो जन्म के बाद सभी भाव अपना अपना महत्व रखते हैं, एक एक पड़ाव होते हैं, और सप्तम भाव इस जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अब इसके पीछे का तर्क भी आप समझ लीजिए कि लग्न जातक स्वयं है, अकेला है, और सप्तम स्थान उसके जीवन साथी का है, विवाह का है। दूसरे शब्दों में इसे इंद्रियों के सुख का भाव भी कह सकते हैं। जब तक जातक का विवाह नहीं हो तब तक वह स्वच्छंद है, आजाद है, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन या दायित्व नहीं होता है। अपनी मर्जी से सब काम करने के लिए वह स्वतंत्र है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अब जब भी सप्तम भाव एक्टिव होता है तब जातक में काम भावना का उदय होता है, विपरीत लिंगियों की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता जाता है। और यूं भी आप देखें तो सप्तम भाव के कारकत्वों में जननेंद्रियों को प्रथम स्थान दिया गया है। सप्तम भाव जननेंद्रियों को ही सूचित करता है। तो सप्तम भाव के एक्टिव होने को आधुनिक समाज में विवाह से जोड़ा गया है, यानी किसी भी जातक की विवाह योग्य आयु में जब सप्तम भाव एक्टिव होता है तो समझिए उसके विवाह का समय आ गया है, और इसी दशा में उसका विवाह भी हो जाता है। और जातक का जब विवाह हो जाता है तब वह एक कमिटमेंट में बनता है। जो अभी तक स्वच्छंद था, अब वह एक अनुबंध में बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी एक अजीब बात है, विवाह में अनुबंध कहाँ से आ गए। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा या आपको याद नहीं होगा। याद कीजिए, विवाह में पाणी ग्रहण के समय यानी फेरों के समय पंडित जी ने, जिन्होंने पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाया था, उन्होंने आप दोनों से यानी पति और पत्नी से कुछ कोल करार वचन निभाने की शर्तें रखी होंगी, और पति पत्नी दोनों ही इसको कबूल करके उसके बाद ही पति पत्नी बनना स्वीकार करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन वचनों का क्या महत्व है। इनमें रहस्य भी बहुत गहरा है, और सप्तम भाव से ही यह भी जुड़ेंगे। आमतौर पर इसे एक सामान्य सी रस्म माना जाता है, लेकिन यह सामान्य है नहीं। अब इस गहरे अर्थ की बात हम थोड़ी देर बाद में करते हैं। अब सप्तम भाव के कारकत्वों में लक्ष्मी, विवाह, जीवन साथी, काम वासना, मृत्यु, मैथुन, चोरी, झगड़ा, अशांति, उपद्रव और किसी भी प्रकार के साइड बिजनेस जैसे अनेकों कारकत्व समाये हुए हैं। यानी इन सब का संबंध सप्तम भाव के एक्टिव होने से है। अब देखिए, जैसे ही सप्तम एक्टिव होता है तो विवाह हो जाता है, और सप्तम भाव के फल मिलने शुरू हो गए। और अन्य भावों की तरह इस भाव के भी अपने शुभ अशुभ फल हैं, जो कि विवाह के पश्चात मिलने ही हैं। अब यहाँ याद रखिए कि विवाह के समय आपने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन साथी से कुछ कोल करार वचन निभाने का अनुबंध किया था, और जब इन अनुबंधों को आप तोड़ते हैं, और अक्सर ये टूटते ही हैं, तो इसके प्रतिफल में क्या होता है, पति पत्नी दोनों में झगड़ा। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारकत्व है सप्तम भाव का, झगड़ा। अब आप याद कीजिए कि फेरों के वक्त किए गए वचनों का हम कितना पालन कर पाते हैं। कुछ लोगों को तो शायद यह भी याद नहीं होगा कि उन्होंने कोई इस तरह के वचन निभाने की शर्त मानी थी, जबकि यह पति पत्नी दोनों की तरफ से ही तय किया गया था, यह अनुबंध संपन्न किया गया था दोनों के द्वारा। लेकिन आज शायद ही किसी को याद हो, और इन वचनों को जब याद ही नहीं है तो इनको निभाएगा कौन। फलस्वरूप ये वचन टूटते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। और शायद ही ऐसा कोई दंपति होगा जिन्होंने इन वचनों का पूर्णतः पालन किया हो, और इन वचनों को टूटने की वजह से ही झगड़ा शुरू हो जाता। झगड़े का यही प्रमुख कारण भी होता है। इस विषय में आपको एक सूत्र बता रहे हैं, इसको उपयोग में भी लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा।
यदि नक्षत्रपति की उच्च राशि लग्न भाव में है तो ऐसे जातक का विवाह पूर्व का समय बहुत शानदार आनंद में गुजरता है और विवाह पश्चात का समय इन जातकों का संघर्षमय हो जाता है। अब इसका कारण भी स्पष्ट है कि सप्तम भाव में नक्षत्रपति की नीच होगी, क्योंकि लग्न भाव में जब उच्च है तो सप्तम भाव में नक्षत्रपति की नीच राशि है, और जब विवाह हो जाएगा तब सप्तम भाव एक्टिव होगा, और सप्तम एक्टिव होगा तो नक्षत्रपति द्वारा नीच भाव के फल ही मिलेंगे। फलस्वरूप अशांति और उपद्रव पैदा होता है, जीवन में वो आनंद नहीं रह जाता जो विवाह के पूर्व था। इसके विपरीत स्थिति देखिए, यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातकों का विवाह के पहले का समय तो किंचित कष्टमय और संघर्षपूर्ण रहता है, किंतु जैसे ही सप्तम भाव एक्टिव हो जाता है यानी विवाह हो जाता है, इनकी जिंदगी बड़ी ठाट बाट से चलती है, आनंद में चलती है। उसका कारण भी वही है कि यहाँ नक्षत्रपति की उच्च सप्तम भाव में है, जो कि विवाह होने के पश्चात सप्तम भाव एक्टिव होगा, और एक्टिव होते ही उच्च होने की वजह से वो शानदार फल देता है, जिंदगी बड़े ठाट बाट में चलती है। चूंकि सप्तम भाव को लक्ष्मी का भाव भी कहा गया है, तो सप्तम भाव एक्टिव होते ही वह लक्ष्मीवान भी अवश्य होगा। इस विषय में एक विषय से हटकर एक बात आपको बता देते हैं कि कुंडली मिलान करते समय, वैवाहिक कुंडली का मिलान करते समय आपको किसी लड़के या लड़की की कुंडली में ऐसा लगता है कि इसका सप्तम भाव बहुत कमजोर है और इसकी शादी नहीं टिक पाएगी। अब ऐसे में क्या करें? कोई भी माँ बाप कमारा तो अपनी औलाद को रखना नहीं चाहता, तो इस स्थिति में आप यह देखिए कि जो कुंडली मिलान के लिए आई है उस कुंडली में यदि नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि सप्तम भाव में है तो आप उसके साथ में सप्तम भाव कमजोर वाले जातक का विवाह करवाने की अनुमति दे सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि उस सामने वाले का सप्तम भाव नक्षत्रपति का उच्च भाव है, तो इन दोनों की गाड़ी आगे निभ जाएगी। सप्तम भाव में नक्षत्रपति की उच्च राशि होने से किसी भी तरह के सेपरेशन या झगड़े टंटे की इस हद तक नौबत नहीं आएगी कि उनका सेपरेशन हो जाए, या जो समस्याएं आजकल चल रही हैं। तो इस विषय में आप इस एक बात को अवश्य ध्यान में रखें, और वैवाहिक मिलान पर एक दो विस्तारित चैप्टर ही हम भविष्य में करेंगे, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब भी सप्तम भाव एक्टिव होता है तो जातक बहुधंधी हो जाता है, साइड बिजनेस करने में उसका आकर्षण बढ़ जाता है। अपने मुख्य धंधे के अलावा वह साइड बिजनेस में भी अपने हाथ पांव जरूर आजमाता है, या कह लें कि उसे साइड धंधा करने का शौक लग जाता है। अब नफा नुकसान तो उसके अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल जो साइड धंधा है उसे सप्तम भाव से ही देखा जाता है। घी, दही, फल, मक्खन और चोरी, यह कारकत्व भी सप्तम भाव के ही हैं। जब भी सप्तम भाव एक्टिव होता है उस दशा काल में जातक के यहाँ चोरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सप्तम एक्टिव हो उस समय में चोरों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा फिल्म, सिनेमा, फिल्म निर्माण, थिएटर, नाटक, इनके लिए भी सप्तम भाव से ही विचार किया जाता है। अब जहाँ सप्तम भाव का कारकत्व है चोरी, वहीं इसका एक कारकत्व आपने और पढ़ा होगा कि भूल जाना या किसी वस्तु का गुम हो जाना, यह भी सप्तम भाव का ही फल है। अब इससे क्या तात्पर्य है और इसको हम कैसे समझेंगे यह देखते हैं। आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप कोई वस्तु रखकर भूल गए, या आप बाजार में गए और किसी दुकान पर कोई वस्तु भूल कर आ गए। घर आने पर मालूम पड़ा कि फला वस्तु तो नहीं है। फिर आप याद करते हैं तो याद आता है कि मैं उस दुकान पर गया था और वहां उसके काउंटर पर शायद मैंने वह वस्तु छोड़ दी है। इस स्थिति में आप वापस उस दुकान की तरफ भागते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए कि यदि इस समय में आपका सप्तम भाव एक्टिव है तो आपको वह वस्तु नहीं मिलेगी, या तो वहां से उठाकर कोई अन्य व्यक्ति ले जा चुका होगा, अथवा हो सकता है दुकानदार की ही नीयत खराब हो जाए और उसी ने रख ली हो। और इस तरह की घटना, यह सूक्ष्म घटना है, आज की घटना है और अभी तुरंत हुई है।
इसके लिए आपको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। प्राण दशा का ग्रह देख लीजिए। यदि प्राण दशा के ग्रह ने सप्तम खड़ा कर रखा है तो यकीन मानिए आपको वह वस्तु नहीं मिलेगी। और यदि प्राण दशा के ग्रह ने सप्तम भाव डीएक्टिवेट कर रखा है तो वह वस्तु आपको निश्चित वहीं की वहीं मिल जाएगी, यह पक्का समझिए। आप सभी जानते हैं कि सप्तम एक्टिव होता है तो विवाह हो जाता है, और विवाह होता तभी है जब सप्तम एक्टिव है। और आपने एक भी विवाह ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें कोई वस्तु गुम नहीं हुई हो, चोरी नहीं हुई हो। भले ही टेंट हाउस के बर्तन कम पड़ गए हों, कोई ले गया हो, या किसी मेहमान के कोई कपड़े लत्ते अटैची ये गायब हो गए हों। और किसी किसी शादी में तो आपने सुना होगा कि गिफ्ट के लिफाफों वाला बैग ही कोई लेकर चला गया है। तो यहाँ भी चूंकि सप्तम एक्टिव है इसलिए ये घटनाएं होती हैं। और आपने देखा होगा कि किसी शादी में कोई चोरी नहीं हुई हो, छोटी मोटी भी, यह असंभव है। तो सप्तम भाव का और चोरी का पक्का संबंध है आपस में। अन्य भावों की तरह ही सप्तम भाव के भी अनेकों कारकत्व हैं। हम यहाँ पर आपको सिर्फ उनको अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं। बाकी तो जो किताबों में लिखे हैं वह सभी कारकत्व सही हैं, उनको अप्लाई करना सीखना है। मोटे तौर पर सप्तम भाव के कारकत्वों में देखा जाए तो विवाह, प्रजनन और मृत्यु, ये तीन मुख्य कारकत्व आते हैं। बाकी सारे इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्रकृति हमेशा अपना विस्तार चाहती है, इसीलिए वह जीवों में काम भावना उत्पन्न करके प्रजनन द्वारा अपने आप को विस्तारित करना चाहती है। वैसे मनुष्यों ने कोई अव्यवस्था नहीं फैले, इसके लिए विवाह रूपी एक संस्था बना ली है और नियम पूर्वक यह संसार भी चलता रहे और प्रकृति को वो सहयोग भी कर सकें। इसीलिए यह विवाह रूपी संस्था बनाई गई है जो कि सप्तम भाव से पूरी तरह जुड़ी हुई है। और लग्न हमारा जन्म है। सूर्य भी लग्न में ही उदय होते हैं, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा लग्न में ही होती है। और सप्तम भाव में यानी पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा देह रूपी सूर्य पश्चिम दिशा यानी सप्तम भाव में अस्त हो जाता है। इसी वजह से सप्तम भाव को मृत्यु की संज्ञा दी गई है। लग्न यानी जन्म, सप्तम यानी मृत्यु। आशा है आज का चैप्टर आपको उपयोगी लगा होगा। इस चैनल को और इस पोस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।